वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल टेस्ट की। ठीक है, तो हमने इससे पहले क्लासेस में क्या पढ़ा है? हमने इससे पहले क्लासेस में हाइपोथेसिस पढ़ी थी। हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है। हम टेस्ट किस पे लगाते हैं? हाइपोथेसिस पे लगाते हैं। ठीक है, कौन सी हाइपोथेसिस पे लगाते हैं? नल हाइपोथेसिस पे लगाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमने जो नल हाइपोथेसिस अपनी बनाई है वो रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है यही सभी स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बारे में कि ये होते क्या है। इसके अलावा इससे पहले मैंने एक वीडियो और आज इस प्लेलिस्ट में डाली है, पुरानी वीडियो है वो, उसे देख लीजिएगा। उसमें सभी मोड, मीडियम और जो आपके वाले मेथड होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, उन सबको कैलकुलेट करने के मेथड्स बताए गए हैं। वो होते क्या हैं ये बताया गया है। ठीक है, तो उन वीडियो को अगर आप देख लोगे तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट आसानी से समझ में आपको आ जाएंगे। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। आधे घंटे की वीडियो है। इससे पहले आपकी सीरीज़ में आ रही होगी वो। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में ऐड की है वो नई वीडियो मैंने। ठीक है, चलो इसी में है। अब हमारा स्टैटिस्टिकल टेस्ट हमारे होते क्या है? स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, इसका गोल क्या होता है स्टैटिस्टिकल टेस्ट का? कि आपके जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस यानी कि कंक्लूजन को ड्रॉ करना। आपको क्या बताना कि आपका जो है फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैंने 100 लोगों पे काम किया। ठीक है, 100 लोगों पे काम किया। 100 लोगों पे मैंने ये पूछा, मैंने पूछा कि कितने बच्चों को स्कूल जाना पसंद है और कितने बच्चों को स्कूल जाना पसंद नहीं है। मान लो 100 में से 60 बच्चों ने तो बोला कि उन्हें स्कूल जाना पसंद है और 40 बच्चों ने बोला स्कूल जाना पसंद नहीं है। तो मुझे ये कितना आसान हो जाएगा, मैं एकदम बता दूंगी कि 60% बच्चों को स्कूल जाना पसंद है और 40% बच्चों को स्कूल जाना पसंद नहीं है। तो ज़्यादातर मेजॉरिटी वाले बच्चे क्या बोल रहे हैं कि उन्हें स्कूल जाना पसंद है। ठीक है, तो ये क्या है? ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट से आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प मिल जाती है। तो आप अपने जो फाइंडिंग्स है, जो रिजल्ट है, जो आंसर्स हैं, उनको आसानी से बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वांटिटेटिव डिसीजन फ्रॉम डेटा। ठीक है, आप आसानी से क्वांटिटेटिव डिसीजन ले सकते हो कि 40%, जिसमें आप गिनती के थ्रू बता सकते हो, समझने वालों को भी समझ में आ जाएगा कि मेजॉरिटी वाले जो लोग हैं उन्हें स्कूल जाना पसंद है। ठीक है, तो ये क्या है? आपको इसमें क्वांटिटेटिव डिसीजन लेने के लिए हेल्प मिलती है डेटा के थ्रू। ठीक है, डेटा आपका क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वान्टिटेटिव भी हो सकता है। क्वालिटेटिव डेटा को हम क्या कर सकते हैं? क्वालिटेटिव डेटा को हमें पहले किस में कन्वर्ट करना होगा? क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि यस और नो। ठीक है, यस और नो। यस को दे दिया हमने 1 नंबर, नो को दे दिया 0 नंबर। तो हमने जो ये क्वालिटेटिव डेटा था इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें हम पहले सभी डेटा को क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करते हैं और हमें इससे एक डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। ठीक है, और स्टैटिस्टिकल टेस्ट हमेशा किसके बिहाफ पे होते हैं? नल हाइपोथेसिस के बिहाफ पे हमारा स्टैटिस्टिकल टेस्ट हमेशा होता है। ठीक है, किस पे करेंगे हम? यह क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में कि जो भी हम स्टैट्स लगाते हैं वो हम नल हाइपोथेसिस पे लगाते हैं या फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे लगाते हैं। तो हम हमेशा स्टैट्स किस पे लगाएंगे? नल हाइपोथेसिस पे लगाएंगे। ठीक है, उस स्टैट्स के लगाने के बाद जो कंक्लूजन आएगा उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है, ठीक है, तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। फॉल्स होगी तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और हम चाहते यही हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस क्या निकले? फॉल्स निकले, ताकि हम उसे रिजेक्ट कर लें और अपनी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो जो नल हाइपोथेसिस है वो जब आपकी रिजेक्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ही आपने जो दूसरी हाइपोथेसिस अपनी बनाई है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो अपने आप ही क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सीधा सा इसका मेथड है। इसके बाद स्टैटिस्टिकल टेस्ट में आपका टी टेस्ट आता है, जेड टेस्ट आता है, एफ टेस्ट आता है, का स्क्वायर टेस्ट आता है। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट आते हैं। ठीक है, ये आपका पी वैल्यू और रो वैल्यू, अल्फा वैल्यू के बीच में होता है। स्टैटिस्टिकल किस में आएगा? आपका रो वैल्यू और अल्फा वैल्यू के बीच में आएगा ये आपका स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ठीक है, अब क्या है? कंपैरिजन है हमारा। इसमें हम क्या करते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे टी टेस्ट में करते हैं। टी टेस्ट में हम क्या करते हैं? डिफरेंस बिटवीन 2 सैंपल, मतलब 2 सैंपल के बीच में क्या अंतर आ रहा है उनको कंपेयर कर हम सकते हैं। इसमें टी टेस्ट में हमारा सैंपल साइज़ कितना होता है? 30 से छोटा होता है। इसे भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो टी टेस्ट में हमारा सैंपल साइज 30 से कम होता है। ठीक है, जेड टेस्ट में हमारा क्या होता है? सैंपल साइज हमारा 30 से ज़्यादा होता है। और ये भी क्या करता है? कंपैरिजन ही करता है हम जेड टेस्ट के थ्रू भी, लेकिन वो सैंपल साइज में 30 से ज़्यादा है और टी टेस्ट में 30 से कम है। ठीक है, अगर हमें किसी भी चीज़ की गुडनेस
को चेक करना है, ठीक है, किसी भी चीज़ की गुडनेस की, कोई चीज़ कितनी अच्छी है, ठीक है, कितनी बेहतर है, कितनी फिट है, कितनी परफेक्ट है, तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। गुडनेस और फिटनेस के लिए हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। कंपैरिजन के लिए हम टी टेस्ट लगाएंगे, किसी चीज़ की फिटनेस देखने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। फिर है अनोवा एंड एफ टेस्ट, हमारा ये कैलकुलेट करता है सिग्निफिकेंस ऑफ सैम्पल, ठीक है। किसको कैलकुलेट कर रहा है, हमारे सैम्पल के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करता है हमारा अनोवा एंड एफ टेस्ट, ठीक है। एफ टेस्ट के अंदर हम क्या लगाते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, यानी कि एनोवा हम लगाते हैं। मिस्टेक इन स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म, अगर आप अपने स्टैट्स के टेस्ट में कोई तरह की दिक्कत कर रहे हो या फिर आपने गलती से कोई गलती की है, तो वो किस में आएगी, टाइप 2 एरर में आएगी, ठीक है। कौन सा वाले में आएगी, टाइप 2 एरर में आएगी, ठीक है। टाइप 1 में नहीं आएगी, टाइप 2 एरर में आएगी अगर आपने कोई भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट को परफॉर्म करने में गलती की है, तो टाइप 2 एरर में आएगी, ठीक है। फिर है एनालिसिस, आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, ठीक है। ये एग्जामिन करता है डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जो भी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है, जो भी दो वेरिएबल हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं, उनके मीन वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बताता है। ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सारे जितने भी स्टैट्स हैं, तो आगे जाके अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे सारे स्टैट्स, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालने के लिए आपको कोरिलेशन लगाओगे, ठीक है। मीन वैल्यू निकालने के लिए हम एनोवा लगाएंगे, ठीक है। मीन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम एनोवा लगाएंगे, मीन वैल्यू का डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है। मीन वैल्यू का डिफरेंस निकालने के लिए हम एनोवा लगाएंगे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालने के लिए हम कोरिलेशन लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं। कंपैरिजन के लिए टी टेस्ट लगा रहे हैं, गुडनेस ऑफ फिटनेस के लिए काई स्क्वायर लगा रहे हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम किसके, एफ टेस्ट के अंदर कर रहे हैं, जब हम दो सैम्पल के सिग्निफिकेंस को, यानी कि उन दो मीन्स में कितना अंतर आ रहा है डिपेंडेंट सैम्पल का, उसको चेक करेंगे। और कॉज एंड इफेक्ट देखने के लिए हम कोरिलेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सैम्पल्स के स्टेट्स के छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। अब स्टेट्स को हम किसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं, एक SPSS सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। SPSS सॉफ्टवेयर आता है, आपने उसमें अपनी वैल्यू डाल दिया, एंटर कर दी, जो भी आपकी डेटा कलेक्ट करके लेके आए हो, डेटा में कितने यस हैं, कितने नो हैं, कितनों ने क्या मेथड बोला, वो सब आप क्या करोगे, एक SPSS सॉफ्टवेयर में एंटर कर दोगे और फिर उसमें टिक करोगे टी टेस्ट पे, तो आपकी सारी टी टेस्ट की कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसके लिए हमारा है SPSS की फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, ठीक है। या हम जैसे कि होम साइंस हो गए या इस तरीके के जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं, जिसको हम जहाँ पे क्या है, क्वालिटेटिव डेटा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा ज़्यादा मिलता है, फिर हमें इस क्वालिटेटिव डेटा को क्या करना होता है, क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तभी तो हमें जवाब मिलेगा ना, क्वांटिटेटिव डेटा में हम उसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम SPSS पैकेज यानी कि स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस को लगाते हैं। फिर है मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ साइंस सोशल साइंस डेटा, ठीक है। ये क्या बताता है, आपका मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ सोशल साइंस डेटा, ये निकाल के देता है आपका जो भी सोशल साइंस का डेटा है, उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और उसको मैनेज करके ये देता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल, क्योंकि अगर आप देखो तो बाकी डेटा बहुत आसान है, क्वांटिटेटिव डेटा को कैलकुलेट करना, लेकिन जो हमारा स्टैटिस्टिकल, जो हमारा सोशल साइंस का डेटा है, इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें सारे आंसर्स क्या आते हैं, क्वालिटेटिव आंसर आते हैं, तो उनको पहले कन्वर्ट करना होता है क्वान्टिटेटिव में, ठीक है। एनालिसिस कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है। SPSS क्या करता है, ये आपके जो कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल डेटा है उसको एनालिसिस करने का काम करता है। तो ये एक आपका स्टैटिस्टिकल टेस्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब हमारे हैं दो तरह के टेस्ट होते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट, एक है पैरामेट्रिक टेस्ट और एक है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट हमारे किस पे डिपेंड करेंगे, ये डिपेंड करेंगे हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, जो अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो हमारा अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो वो क्या होगा, वो हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट होगा, ठीक है। और अगर हमारा जो कर्व है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन रहा है, तो वो कौन सा टेस्ट होगा, ये होगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। तो वो किसके अंदर आएंगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे ये देखो, इसमें ये क्या है, ये आपका इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हम बना रहे हैं, ये बिल्कुल आपका क्या बन रहा है,
बेल शेप में आ रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? हमारा पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। जो हमारी जनसंख्या है वो हमारी कितनी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। उसकी जो वो बटी हुई है वो सही से बटी हुई है, नॉर्मली बटी हुई है, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा, ठीक है। और अगर वो आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी सही से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उसमें क्या बनेगा, आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। उसमें आपका ये वाला जो आपका स्क्यूड ग्राफ है वो बन के आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका नॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम क्या बोलते हैं, गूसियन कर्व डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। बेल शेप बनता है, देखो बिल्कुल बेल शेप में आ रहा है ये, ठीक है। सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्यों बोलेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? क्योंकि इसके दोनों साइड जो होंगे वो बिल्कुल इक्वल होंगे, ठीक है। इसमें जगह हम बीच में देखें तो उसके बाद ये दोनों जो हैं आपके बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं अभी लास्ट क्लास में। पैरामीट्रिक टेस्ट कैन बी यूज्ड। इसमें कौन से टेस्ट लगाएंगे हम? अगर हमारा जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम कौन से टेस्ट लगाएंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, जो हमारी जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है वो हमारी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे। और कौन सा कर्व बनेगा, ये वाला हमारा बेल शेप कर्व बनेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। एग्जाम में कई बार आता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, आपका बेल शेप कर्व बनेगा, ठीक है। इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और इसमें कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट लगाए जाते हैं, ठीक है। अब पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या है हमारा, इसमें अगर आप देखोगे तो ये मैंने पहले ही बताया था, ये जो पीक वैल्यू है, ठीक है, ये जो हमारी जो बेल शेप कर्व बन रहा है हमारा, बेल शेप कर्व जो बन रहा है, इसकी जो पीक वैल्यू है वो क्या कहलाती है, मोड कहलाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मोड, मीडियन और मीन इक्वल होते हैं, है ना। ये तो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि मोड, मीडियन और मोड जो है, मीन जो है वो इक्वल होंगे हमारे, ठीक है। क्योंकि हाईएस्ट पीक वैल्यू क्या है, मोड है। और मीन और मीडियन भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमारे मोड के। जो हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा, ठीक है। इसमें हमारा हाई पीक वैल्यू हमारी क्या होगी, मोड होगी। और मीन, मीडियन और मोड जो होंगे वो हमारे इक्वल आएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएंट भी हमने इसको बोला था, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था। जब आपका मीन, मीडियन और मोड जो होगा वो इक्वल होगा तो इसे क्या बोला था हमने, यूनिवेरिएंट बोला था, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, समझ में आ गया इतना। तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कब बनेगा, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल है, तो बेल शेप का बनेगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों तरफ इक्वल होंगे, ठीक है। और इसमें हम कौन से यूज़ करते हैं, अगर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो पॉपुलेशन का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन रहा है तो आप क्या करोगे, पैरामेट्रिक टेस्ट इसमें यूज़ करोगे, ठीक है। और इसमें आप देखोगे तो पैरामेट्रिक टेस्ट कुछ पॉपुलेशन पर अजम्पशन लगाते हैं, ठीक है। पैरामेट्रिक टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, कुछ पॉपुलेशन पे क्या लगाएंगे, अजम्पशंस लगाएंगे, ठीक है। मतलब अनुमान सा हम कुछ पॉपुलेशन पे लगाते हैं। इसके बाद आप देखोगे मोर पावरफुल। अब ये वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपका जो पैरामेट्रिक टेस्ट हम इसमें लगा रहे हैं, ये क्या है, ये आपके ज़्यादा पावरफुल होते हैं इसके कंपैरिजन में, ठीक है। ये ज़्यादा पावरफुल है, लेस सैम्पल साइज, इसका सैम्पल साइज थोड़ा कम होता है, ठीक है। मोर प्रिफर्ड, ठीक है, इसको हम ज़्यादा प्रिफर्ड करते हैं, इसको हम ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। ये हमें ज़्यादा पसंद होता है। इसमें इंटरवल एंड रेशियो स्केल आता है, कौन सा आएगा, इंटरवल और रेशियो स्केल। हमने कौन सा देखा था, ये हमारा मेजरमेंट स्केल में बात की थी ना। मेजरमेंट स्केल में जो हमारा लास्ट वाले थे दो, इंटरवल और रेशियो स्केल, जो हायर लेवल के थे दो, ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। इसकी सेंट्रल टेंडेंसी हमारी मीन कैलकुलेट करते हैं हम इसमें। कोरिलेशन टेस्ट हम इसमें पियर्सन लगाएंगे, ठीक है। कौन सा टेस्ट लगाते हैं इसके अंदर, कोरिलेशन टेस्ट हम इसके अंदर पियर्सन लगाएंगे, ठीक है, जिसमें हम अनुमान लगाते हैं। कोरिलेशन पियर्सन टेस्ट हम इसमें लगाते हैं, ठीक है। तो पियर्सन टेस्ट क्या है आपका, ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है और बहुत पावरफुल होता है। एक तो पैरामेट्रिक तो है ही क्योंकि इसमें कोरिलेशन लगा रहे हैं, बहुत पावरफुल होता है ये। अप्रोप्रिएट फॉर मेजरमेंट फ्रॉम इंटरवल स्केल, ठीक है। ये इंटरवल स्केल के मेजरमेंट स्केल को कैलकुलेट करने के लिए ये अच्छा माना जाता है। एप्लीकेबल फॉर क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हम एप्लीकेबल करेंगे। क्वांटिटेटिव के लिए तो करेंगे ही ना हम, क्योंकि इसमें हम क्या, कौन सा वाला ले रहे हैं, हम इसमें ले रहे हैं इंटरवल
और रेशियो स्केल, तो वो क्वांटिटेटिव डेटा ही कैलकुलेट करेगा, इंटरवल और रेशियो को स्केल। यहाँ क्वेश्चंस में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। यहाँ क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं पियर्सन कोरिलेशन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका पैरामेट्रिक में है। तो एक तो ज़्यादा पावरफुल होता है पैरामेट्रिक, इसका सैम्पल साइज थोड़ा कम होता है, इसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इंटरवल और रेशियो स्केल हमारे इसके अंदर आते हैं पैरामेट्रिक के अंदर। इसकी सेंट्रल टेंडेंसी में हम मीन कैलकुलेट करेंगे। और आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी है आपकी, सेंट्रल टेंडेंसी हमारी 3 होती है, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। तो अगर हमें इसमें सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करनी है तो हम मीन वाली करेंगे, ठीक है। कोरिलेशन टेस्ट हमारा इसमें पियर्सन हम लगाते हैं, ठीक है, किसमें, आपके पैरामेट्रिक में, ठीक है। इसमें कौन सा वाला लगाएंगे, पियर्सन लगाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, इसमें जो आपकी पॉपुलेशन है वो सही से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन नहीं होती है, ठीक है। ये देखो, जैसे ये अब बेल शेप में बन रहा है, इधर को जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक पोर्शन जो है वो बड़ा ज़्यादा होगा और एक पोर्शन जो होगा वो कम होगा, तो इक्वल नहीं होंगे ये दोनों, ठीक है। तो इक्वल नहीं होगा ये, तो यही क्या है, ये आपका स्क्यूड कर्व बोलता है, हम इसे क्या बोलते हैं, स्क्यूड कर्व, ठीक है। स्क्यूड कर्व बनेगा हमारा इसमें जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। और हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बनेगा, हमारा पैरामेट्रिक, हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट में बनेगा। और जो आपका जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उसमें स्क्यूड कर्व बनेगा, ठीक है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं है आपका तो स्क्यूड कर्व बनाओगे, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो आप बेल शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाओगे, ठीक है। अब यहाँ क्या है आपका, अगर नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, आपकी जो पॉपुलेशन है वो सही से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत बड़ा सैंपल है, कहीं छोटा सैंपल है, कहीं और भी छोटा सैंपल है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और नो अजम्पशन कैन बी मेड अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और आप किसी भी तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो उसमें आप क्या लगाओगे, आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाओगे, ठीक है। नॉट नॉर्मली कर्व डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व, यानी कि ये वाला कर्व नहीं बन पाएगा हमारा, सही से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व नहीं बन पाएगा, इसमें स्क्यूड कर्व बनेगा, ठीक है। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूड कर्व, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ये बनेगा, ठीक है। इसमें पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड हमारे पास 2 तरह के कर्व आएंगे, कौन से आएंगे, पॉजिटिव स्क्यूड और हमारा नेगेटिव स्क्यूड, ठीक है। तो पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड कर्व का मतलब क्या है, देखो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूड, ठीक है। नेगेटिव स्क्यूड का कर्व में क्या होगा, अगर आपका इस तरफ ज़्यादा टिल्ट पाया जा रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा। अगर इस साइड पाया जा रहा है, यानी कि राइट हैंड पे ज़्यादा आपका टिल्ट पाया जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड पे ज़्यादा पाया जाएगा तो नेगेटिव होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक अंतर और भी है, इसमें ये अंतर भी होगा कि इसका मोड, मीडियन और मीन अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, जो मोड था वही मीडियन था और वही मीन था, लेकिन इसमें क्या होगा, मोड अलग होगा, मीडियन अलग होगा, मीन अलग होगा, ठीक है। हमारे कौन से वाले टेस्ट में, स्क्यूड वाले में, ठीक है। यानी कि अगर हमारा पॉपुलेशन जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उसका मोड, मीडियन और मीन जो होंगे वो सब अलग अलग होंगे, ठीक है। और ये है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो ऊपर वाले दिखाई दे रहा है ना, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये बिल्कुल इक्वल है, बराबर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये देखो, ठीक है। और नीचे वाले क्या है, ये आपके जो नीचे वाले हैं ये आपके पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड हैं, ठीक है। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जिसमें आप देखोगे मोड, मीन और मीडियन आपका सेम है, लेकिन आपका जो नेगेटिव स्क्यूड में आपका मोड, मीडियन और मीन जो है वो अलग हैं। पॉजिटिव स्क्यूड में भी आपकी ये दोनों अलग हैं, ठीक है। इसमें आपका राइट हैंड पे ज़्यादा टिल्ट पाया जा रहा है और इधर आपका लेफ्ट हैंड में ज़्यादा पाया जा रहा है, इधर आपका राइट हैंड में ज़्यादा पाया जा रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले में राइट हैंड है और जो लेफ्ट हैंड है वो आपका नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो यही है हमारे कर्व आपके जब आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है आपके पॉपुलेशन का। तो ये क्या है, आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। अब इसमें क्या होगा, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूड समझ में आ गया। इसमें अननोन डिस्ट्रीब्यूशन होगा,
होगा, या तो बहुत स्मॉल हो सकता है, बहुत बड़ा साइज़ हो सकता है सैंपल का, ठीक है। आउट ऑफ रेंज मतलब हमारी रेंज से भी बाहर का बड़ा सैंपल साइज़ इसमें हो सकता है, इसीलिए आपका ये सही नहीं बन रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका सही नहीं आ रहा है पॉपुलेशन का, ठीक है। यानी कि अननोन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, आपको समझ में ही ना आ रहा हो किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत छोटा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है पॉपुलेशन का, या बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है पॉपुलेशन का, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें रैंकिंग लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं इसके अंदर, रैंकिंग लगाते हैं, ठीक है। तो रैंकिंग लगाएंगे जहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और डेटा के मेजरमेंट के अंदर, ठीक है, जहाँ क्या बता रहा है ये, जहाँ आपके डेटा के मेजरमेंट के अंदर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो हम कौन सा वाला लगाएंगे, हम स्क्यूड वाला लगाएंगे। जहाँ पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं लगा सकते, ठीक है, वहाँ हम नॉन पैरामीट्रिक लगाते हैं, ठीक है। जहाँ आप पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं लगा सकते वहाँ आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप फिर नॉन पैरामीट्रिक लगाओ, ठीक है। पैरामीट्रिक क्योंकि ज़्यादा पावरफुल होता है, इस तो हम ज़्यादातर प्रेफर उसको ही करते हैं। पर जहाँ कहीं बहुत से केसेस ऐसे हैं जहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं आपके पॉपुलेशन का, तो वहाँ हम पैरामीट्रिक नहीं लगा सकते, वहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉन पैरामीट्रिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, एक तो इसमें नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल यूज़ करते हैं, उसमें कौन सा कर रहे थे हम पैरामीट्रिक में हम कर रहे थे रेशियो और इंटरवल स्केल, ठीक है। इसमें हम नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल करते हैं, यहाँ मेजरमेंट स्केल पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसकी सेंट्रल टेंडेंसी में हम मीडियन पढ़ते हैं, और कोरिलेशन हम इसमें कौन सा लगाते हैं, स्पेयरमैन लगाते हैं। कौन सा लगाएंगे, स्पेयरमैन लगाएंगे। नॉन पैरामीट्रिक में हम स्पेयरमैन वाले के थ्रू क्या लगाते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं। ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है आपका स्पेयरमैन टेस्ट, ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है ये, कम पावरफुल होता है ये। अप्रोप्रिएट फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑर्डिनल स्केल, ठीक है, ऑर्डिनल स्केल के मेजरमेंट के लिए ये अप्रोप्रिएट होता है, ऑर्डर्स के लिए। इसमें हम नॉमिनल और ऑर्डिनल लगा रहे थे ना। एप्लीकेबल फॉर क्वालिटेटिव डेटा, आप इसमें क्योंकि नॉमिनल और ऑर्डिनल मेजरमेंट स्केल हम यूज़ कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव डेटा आपका इसमें ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस में परसेंटेज और प्रपोर्शन होता है, क्या होगा आपका क्वेश्चन में, प्रपोर्शन और परसेंटेज इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका स्पेयरमैन कोरिलेशन और पियर्सन कोरिलेशन है। मेन आपको ये देखना है कि पियर्सन हम पैरामीट्रिक में लगा रहे हैं और स्पेयरमैन हम नॉन पैरामीट्रिक में लगा रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो पैरामीट्रिक है उसमें आपका कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मीन होती है पैरामीट्रिक में, इंटरवल एंड रेशियो स्केल लगाते हैं और पियर्सन हम इसके अंदर लेते हैं, ठीक है। और नॉन पैरामीट्रिक में हमारी क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे और कोरिलेशनल टेस्ट हम इसमें स्पेयरमैन लगाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट टी टेस्ट, यानी कि जो हमारा टी टेस्ट होता है उसके बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। टी टेस्ट क्या है, टी टेस्ट आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है। कौन सा कर्व है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है आपका टी टेस्ट। अब नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट टी टेस्ट, ठीक है। स्टूडेंट टी टेस्ट हमारा क्या है, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, यानी कि पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपका पैरामेट्रिक टेस्ट का एक टाइप है स्टूडेंट टी टेस्ट, और तब यूज़ करेंगे जब हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा पॉपुलेशन का, ठीक है। तो इसमें जो नाम पड़ा है स्टूडेंट टी टेस्ट, इसका नाम है क्योंकि ये किसके नाम पर रखा गया है, स्टूडेंट के नाम पर रखा गया है, ठीक है। एक स्टूडेंट थे जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम स्टूडेंट था, ठीक है, इसलिए इसका नाम स्टूडेंट टी टेस्ट जो है वो रखा गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम स्टूडेंट रखा गया है, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उनका पेट नाम क्या था, स्टूडेंट था, ठीक है। इसके बाद है चेक डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल, ठीक है। टू वेरिएबल्स के वैल्यू और मीन्स के बीच में हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंस पता लगाते हैं। जैसे कि कंपेयर आईक्यू बिटवीन टू ग्रुप, जैसे कि हम क्या करें, दो ग्रुप के मीन निकालें और उनके आईक्यू को कंपेयर करें, ठीक है। अगर हमें आईक्यू चेक करना है तो हम क्या करेंगे, दो ग्रुप के मीन निकाल के उनको कंपेयर कर देंगे आपस में, ठीक है। तो हमारा आईक्यू निकल के आ जाएगा, दोनों में कितना अंतर निकल के आ रहा है, ठीक है। मेथड ऑफ टेस्ट हाइपोथेसिस, ये भी क्या है हमारा, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का मेथड है, ठीक है। आपकी जो हाइपोथेसिस आपने बनाई हो वो इसके थ्रू क्या होगी, टेस्ट हो जाएगी, ठीक है। टाइप ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, यानी कि ये भी क्या करता है, कंक्लूजन ड्रॉ करने का काम करता है। फाइनल आपको पता चल जाएगा कि दोनों ग्रुप में से किसका आईक्यू जो है वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अब मेन क्या है, ये आईक्यू को टेस्ट करने का काम कर रहा है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू ग्रुप, दो ग्रुप के जो मीन है उसके बीच का डिफरेंस निकालने का काम करता है स्टूडेंट टी टेस्ट, ठीक है। स्टूडेंट टी टेस्ट में हम क्या करेंगे, दो ग्रुप लेंगे, दो ग्रुप के बीच में का जो मीन है, जो मीन आ रहा है उसका अंतर हमें पता चल जाएगा, डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। तो कंपैरिजन के लिए हम मेन स्टूडेंट टी टेस्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट टी टेस्ट में एक तो इसका वो जो फॉर्मूला है वो है टी एक्स बार माइनस म्यू अपॉन
स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर n, ठीक है। ये आपका इसका फॉर्मूला है जो हमारा स्टूडेंट टी टेस्ट है, जिसमें से x बार क्या है आपका मीन ऑफ सैंपल है, म्यू आपका एज्यूम्ड मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे n है, ठीक है। ये हमारे इतने हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो एज्यूम्ड मीन है क्या है, मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन और जो अरिथमेटिक मीन को जो कैलकुलेट करने के लिए मेथड यूज़ कर रहे हैं वो हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड है, ठीक है। वो हम इसमें फॉर्मूले में रखेंगे म्यू में, ठीक है। इसमें जो होगा आपका, इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है आपको, जैसे अभी हम टी टेस्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम जेड टेस्ट पढ़ेंगे, दोनों ही हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, एक जैसे ही हैं। बस क्या अंतर होता है, टी वाले में हम जो टी टेस्ट है उसमें हमारा जो वो होगा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो अननोन होगा, इसमें हमारा जो वेरिएंस होगा वो अननोन होगा, सैंपल साइज 30 से छोटा होगा। जबकि जेड टेस्ट में क्या होता है, जेड टेस्ट में जो पॉपुलेशन है वो होगा आपका 30 से ज़्यादा, ठीक है, 30 से ज़्यादा सैंपल साइज होगा आपका, पॉपुलेशन नहीं सॉरी सैंपल साइज, ठीक है। जो सैंपल साइज होगा वो 30 से ज़्यादा होगा और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो नोन होगा, यानी कि हमें पहले से ही पता होगा कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और वेरिएंस क्या है, ठीक है। तो इसमें जो जेड टेस्ट है इसमें हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और जो हमारा वेरिएंस होता है वो हमें पहले से ही पता होता है, हमें नोन होता है वो हमारे लिए, ठीक है। जबकि टी टेस्ट में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका जो वेरिएंस है दोनों ही क्या है, अननोन है, ठीक है। बस ये अंतर है हमारा टी टेस्ट में और जेड टेस्ट में। और सैंपल साइज का अंतर है कि टी टेस्ट में हम सैंपल साइज क्या लेते हैं, 30 से कम लेते हैं और जेड टेस्ट में हम सैंपल साइज 30 से ज़्यादा लेते हैं। तो ये दो अंतर हमारे टी में और जेड में है। तो अभी हम आगे जेड पढ़ेंगे तब उसमें हम थोड़ा सा बार और देख लेंगे। एजम्पशन ऑफ टी टेस्ट, ठीक है। टी टेस्ट के एजम्पशन क्या क्या हो सकते हैं, एक तो रिलेटेड टू स्केल ऑफ मेजरमेंट, टी टेस्ट यूज वेयर डेटा यूज फॉर कंटिन्यूस एंड ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। जहाँ हम कंटिन्यूस और ऑर्डिनल स्केल के डेटा को यूज़ कर रहे हैं वहाँ ही हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे स्कोर फॉर IQ टेस्ट, ठीक है, IQ टेस्ट का स्कोर, ठीक है। एक तो इसका एजम्पशन ये है, एजम्पशन मतलब कुछ चीज़ें जो हमें इसमें याद रखनी है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हम इसमें यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन मेथड के लिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हम यूज़ करेंगे डेटा कलेक्शन मेथड के लिए। थर्ड है इसमें कलेक्टेड डेटा के बाद बनने वाला कर्व हमारा बेल शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा, क्योंकि यहाँ पे टी कर्व बनता है, ठीक है। वो उसको हम क्या बोलते हैं, जब 30 से कम सैंपल है तो हम उसे क्या बोलेंगे, टी कर्व बोलेंगे किसको, जो हमारे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन रहा है ना, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, टी कर्व बोलते हैं, ठीक है। टी कर्व हम इसको बोलते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें कितना मान लेंगे, 1% या 5% हम यहाँ मान सकते हैं कि अगर 1% या 5% तक एरर आएंगे तो मैं ये मानूंगी कि मेरी जो रिसर्च है वो ठीक चल रही है, उसमें इतनी गलतियाँ नहीं है, ठीक है। जब इससे ज़्यादा आएगा तब मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे उसमें टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्यों आ रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा पॉपुलेशन लार्ज है पर सैंपल साइज क्या है, 30 से कम है। पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा है, जनसंख्या खूब है, पर मैंने सैंपल क्या लिया है उसमें 30 से कम लिया है, तब हम टी टेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। होमोजीनियस वेरिएंस है, मतलब सब लोग एक जैसे हैं, जो आपका पॉपुलेशन है वो सब एक जैसा है, ठीक है। होमोजीनियस वेरिएंस, ठीक है। तो ये आपके 5 एजम्पशन हम मानते हैं। टी कर्व से टी डिस्ट्रीब्यूशन से बनता है। टी कर्व हमारा कहाँ बनेगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन से बनेगा। जो हम अभी तक ये वाला पढ़ रहे थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, टी कर्व बोलेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इसमें निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन इन सैंपल -1। जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आए हैं, जितने भी हमारे पास डेटा आया है, उसको हम क्या करेंगे, -1 से -1 करेंगे तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आ जाएगी। ये कर्व को बनाता है नल हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट वेरिएबल के वेरी करने की कितनी छूट है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा डिग्री ऑफ नल हाइपोथेसिस के जो स्टेटमेंट है उसमें वेरिएबल को वेरी करने की कितनी छूट हम दे रहे हैं, कि कितने उसमें भिन्नताएं आ सकती हैं, कितना वो वेरी कर सकता है अपने आप में, ठीक है। ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इंक्रीज सैंपल साइज, अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपको बढ़ाना है, आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम आ रहा है और आपको वो और भी ज़्यादा बढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने सैंपल साइज़ को बढ़ा सकते हो। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ानी है तो आप क्या करोगे, सैंपल साइज को बढ़ा दोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका बेल कर्व बन जाएगा, ठीक है। अगर आपका बेल कर्व नहीं बन रहा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्या करो, उसका जो सैंपल साइज है उसको इंक्रीज़ कर दो। ये पहले भी देखा था हमने, अगर हमें हमारे टाइप 1 टाइप 2 एरर आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें सैंपल साइज को इंक्रीज़ करेंगे तो अपने आप ही जो वैल्यू है वो 1% और 5% में चली जाएगी, ठीक है।
ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, आप देखोगे इसमें कि अगर 30 से ज़्यादा सैंपल साइज़ है आपका, ठीक है, तो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा। ठीक है, अगर 30 से ज़्यादा सैंपल साइज़ है तो बेल शेप वाला जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो बनेगा। लेकिन अगर 30 से नीचे है तो बनेगा तो बेल शेप ही, लेकिन उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर आपका सैंपल साइज़ क्या है 30 से नीचे है तो हम उसे क्या बोलेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या है आपका समझ में आ गया ना इतना। अगर 30 से बड़ा है तो आप उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप कर्व बोलोगे, 30 से कम तो आप उसको क्या बोलोगे, 30 से कम है तो आप उससे सैंपल साइज आपका उसे टी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलोगे। ठीक है, इसमें आप दो टर्म और है, वेरिएंस और वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएंस आपके क्या होते हैं, वेरिएंस होते हैं एबिलिटी टू वेरी, एबिलिटी टू चेंज, जो कि आप वेरी कर सकते हो और चेंज हो, जिसमें कुछ बदलाव आ रहे हो। तो डिफरेंस बिटवीन एवरेज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या है आपका एवरेज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड, यानी कि मान लीजिए मैंने ये बोला कि मैं आज अपने 100 चैप्टर ख़त्म करूँगी, लेकिन चैप्टर कितने ख़त्म किए मैंने, सिर्फ 70। ठीक है, तो ये क्या है, ये 100 जो है ये मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी। ठीक है, मैंने ये सोचा था कि मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू इतना कर लूँगी, लेकिन 70 ही कर पाई। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो मैंने क्या की, जो मैंने अचीव की। ठीक है, तो ये क्या है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 30, मतलब मैं 30 - 30 में चल रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका डिफरेंस बिटवीन, ये क्या आएगा, वेरिएंस कहलाएगा। डिफरेंस बिटवीन एवरेज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड, जो भी आपने ऑब्जर्व की है वैल्यू, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू, उनके बीच की एवरेज वैल्यू आपको निकालनी है, उसको हम वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, रैंडम वेरिएबल क्या होगा, रैंडम वेरिएबल होगा कैन वेरी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो क्या कर सकता है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू से वेरी हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल का मतलब ये जो अपनी एक्सपेक्टेड, जो हमने पहले से सोचा है उससे जो अंतर आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, टी टेस्ट टी कर्व प्रोड्यूस टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये क्या टी टेस्ट और टी कर्व क्या प्रोड्यूस करता है, दो वैल्यू आउटपुट की प्रोड्यूस करता है। टू टी वैल्यू एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम हम उसे बोलेंगे। क्या क्या प्रोड्यूस करता है टी कर्व, एक तो टी वैल्यू निकालता है, दूसरा क्या देता है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के देता है हमें, जो हमारा टी कर्व बन के आया है। ठीक है, फिर वेरिएंस है हमारे, क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। वेरिएंस के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव 1 वाली वैल्यू लेते हैं। बल्कि अभी मैंने जो आपको एक वीडियो डाली है इसमें स्टैट्स वाली, उसमें आप देखोगे तो उसमें वेरिएंस बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि वेरिएंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, टी वैल्यू है, टी वैल्यू में आपका क्या है, रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू सैंपल सेट। ठीक है, दो सैंपल हैं आपके पास, उनके बीच का जो मीन है उसका आपको रेशियो ऑफ डिफरेंस, दोनों के बीच का कितना डिफरेंस का अनुपात आ रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका टी वैल्यू। ठीक है, रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू सेट, मतलब कि मान लो एक क्लास में 10 में से हमने 2 सेट किए हैं। ठीक है, ए सेट 1 और सेट बी। ठीक है, तो 10 मार्क्स में से अब इसमें 50 बच्चे हैं और 50 बच्चे इसमें हैं। ठीक है, अब हमने देखा तो इसमें हमने देखा कि सिर्फ बच्चों के 1 2 3 5 4 3 2 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। इसमें आ रहे हैं 7 8 9 5 6, इस तरीके के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी मार्क्स को जोड़ करके, ठीक है, जैसा हम मीन निकालते हैं, इन सभी मार्क्स को जोड़ करके जितने भी आपके जो 50 है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मान लो जब मैंने सब जोड़ा तो 50 से डिवाइड करने के बाद मेरा 10 आया। ठीक है, 10 आया। ठीक है, तो वो कितना है, 10 आया। और इधर वाला क्या आया, इधर वाले में सबको जब मैंने खूब सबके जोड़े मार्क्स और फिर उनको डिवाइड किया 50 से, तो कितना आया, यहाँ पे आ गया मेरा 15। तो 15 - 10 आपके कितना हो गया, 5 का आपका वेरिएबल आ गया है। ठीक है, तो मतलब कितनी वैल्यू आई आपकी, दो सेट की वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना आया आपका, 5 आया। ठीक है, बाकी रेशियो कितना हो गया आपका, इसका रेशियो देखोगे तो 10:15। ठीक है, अब इसे आगे अगर आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। 10 और 15 को 5 से करोगे तो 5 दूनी 10, रेशियो 5 या 15। ठीक है, 2:3 आएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो हमें क्या करना है, मान लो आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं। ठीक है, 100 बच्चों को हमने 50-50 के 2 सेट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमने देखा कि उन 50-50 में कितने कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जो एक ग्रुप है 50 और दूसरा ग्रुप है 50, उसमें कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर जितने भी बच्चों के मार्क्स आ रहे थे सबको हमने जोड़ दिया। ठीक है, सबको जोड़ने के बाद टोटल कितने स्टूडेंट थे, हर ग्रुप में 50-50 थे, तो जितने भी हमने जोड़े, जो हम मीन निकालते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है, करके निकालते हैं ना हम, तो जितने भी टोटल
आए हमारे एक्स बार, तो जितने भी टोटल आए हमारे पास, मान लो 50 आए, आपके पास जो टोटल मार्क्स आए 150 आए, और ये आया आपका 50 से हम उसे डिवाइड कर देंगे क्योंकि टोटल बच्चे कितने हैं 50 हैं, तो आपके पास 3 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हमने दूसरे को किया, तो दोनों सेट का जब हमने मीन निकाला उसके बाद हमने उसके रेशियो का डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है, डिफरेंस रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन, ठीक है। देखो आप मेरे चैनल पे जाओगे, चैनल पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे जा कर के आपका ये निकल के आ जाएगा जो आपका क्विक रिवीजन रिसर्च का है, ठीक है। इसमें से आप देखोगे जो पहला वाला ये वाला वीडियो है, ठीक है, ये वाला वीडियो आप खोलना। इस वीडियो को जब आप खोलोगे तो इसको खोलने के बाद इसमें शुरू में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, भागफल को 100 से गुणा करना कहलाता है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, मान लो, ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, आपने ये किया तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं सारे यहाँ पे नंबर काउंट मीन वगैरह मैंने समझाया है कि किस तरीके से आपको मीन निकालना है, ठीक है। ये देखो ये सब पूरा मेथड इसमें मीन वगैरह निकाल रखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मीन निकलते हैं कैसे। जैसे ये वाला है ना, ये आप देखो, ये पूरा इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मीन निकलता कैसे है, ठीक है, ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम 2 सेट लेकर के इस तरीके से मीन को कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अलावा भी इसमें सारे मेथड बताए हुए हैं कि मीडियन कैसे निकालते हैं, ये छोटा सा डैश होता है, निकालते हैं मीडियन के अलावा। देखो इसमें और भी बहुत चीज़ें बता रखी हैं मीडियन के बाद। ये मोड निकालना बताया है, इसमें मोड किस तरीके से निकालोगे आप, ठीक है, होता क्या है मोड ये भी बता रखा है। इसके अलावा रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता रखा है, ठीक है। रेंज के बाद आपको वेरिएंस बताया है कि वेरिएंस क्या होता है, ठीक है, सैम्पल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस दोनों बता रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बता रखा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें बताई हुई हैं, तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर से देख लेना ताकि आपको स्टेट्स जो है वो आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे सैम्पल वगैरह मैंने बता रखे हैं, ठीक है। इसमें हमें यही देखना है कि हमारा जो टी स्कोर है वो किस तरीके से निकल के आएगा, ठीक है। तो फिर है हमारी टी वैल्यू का प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरिएंस, ठीक है। क्या करता है, आपके वेरिएंस के बारे में बताता है कि कितनी जो आपकी वैल्यू है वो अलग आई है, वेरी आई है, जो आपने सोची थी और जो आप निकाल के लेके आए हो, ठीक है। आपके आंसर में कितने अंतर आए हैं, तो ये आपके वेरी बताता है। जितना ज़्यादा टी स्कोर होगा उतना ज़्यादा वैल्यू के बीच में अंतर देखने को मिलेगा, मतलब जितना ज़्यादा टी स्कोर बढ़ता जाएगा, टी स्कोर ज़्यादा आएगा, इसका मतलब क्या है कि आपके दोनों के बीच में अंतर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। एक है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं आज 10 चैप्टर पढ़ूंगी और एक मैंने पढ़ लिया आज 9 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, कम रहेगी। अगर मैंने 10 चैप्टर पढ़ने का सोचा था, पढ़ मैं 5 ही पाई, तो ऑब्वियसली वहाँ का टी स्कोर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू में अंतर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका टी स्कोर जो है उतना ही ज़्यादा आएगा, बीच का अंतर होगा उतना ही ज़्यादा टी स्कोर आएगा। जितना कम टी स्कोर होगा उतनी ही वैल्यू क्या होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। मान लो आपका टी स्कोर बहुत कम है, मैंने ये सोचा कि आज मैंने 10 चैप्टर पढ़ने हैं और मैंने 10 के 10 पढ़ लिए, तो टी स्कोर क्या आएगा, कम आएगा, यानी कि मेरी जो वैल्यू है वो बहुत सिमिलर है, मैं 9 पढ़ चुकी हूँ, 9.5 चैप्टर पढ़ चुकी हूँ, तो उससे क्या होगा, मेरी जो वैल्यू है वो सिमिलर है, ठीक है। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारा सैम्पल साइज माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितनी फ्रीडम हम उस डिग्री लेके चल रहे हैं, कितना अंतर हम उसमें लेके चल रहे हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपका क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर, सैम्पल साइज माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। कितनी फ्रीडम हमने दी है, कितना वो वेरी कर सकता है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, चेक वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस। हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या करते हैं, हम जो नल हाइपोथेसिस है उसकी वैलिडिटी को चेक करते हैं कि वो सही है या फिर नहीं है, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के थ्रू नहीं करेंगे, हम सब सिर्फ क्या करेंगे, उसकी वैलिडिटी देखेंगे कि नल हाइपोथेसिस सही है या फिर नहीं है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट का काम हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के थ्रू नहीं करते हैं, ठीक है। तो टी टेस्ट हमारे पास क्या है, 2 तरह के हैं, एक है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है, एक है पेयर टी टेस्ट, ठीक है। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और पेयर टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में क्या होता है हमारा, ये नॉन कोरिलेटेड है, ठीक है। नॉन कोरिलेटेड का मतलब क्या है, 2 अलग अलग ग्रुप हैं हमारे पास, 2 एक दूसरे से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं है। सैम्पल सेट है अनइक्वल वेरिएंस, ठीक है, इसमें अनइक्वल वेरिएंस पाया जाएगा, ठीक है। तो एक तो नॉन कोरिलेटेड है ये, अनपेयर टी टेस्ट भी हम इसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट को, ठीक है।
कंपेयर मीन वैल्यू ऑफ टू ग्रुप, मतलब इसमें हमारे पास दो अलग अलग ग्रुप है जिनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, हम उन दोनों की वैल्यू क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, आप दोनों सैंपल जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसे टू ग्रुप टी टेस्ट भी आप इसको कह सकते हो इंडिपेंडेंट को। ठीक है, टू ग्रुप टी टेस्ट भी, क्योंकि इसमें दो ग्रुप ले रहे हैं हम। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप आप ले सकते हो उसमें। ठीक है, फिर उनकी वैल्यू की मान लो दो ग्रुप का आईक्यू आपने चेक करना है, तो दोनों ग्रुप के आईक्यू निकाले, उसके बाद आईक्यू का मीन निकाला, एवरेज निकाला, और उस एवरेज को हमने क्या कर दिया, फिर कंपेयर कर दिया, ये देखा कि दोनों में कितना अंतर आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के अंदर, एक तो स्टूडेंट टी टेस्ट आएगा, दूसरा वेल्चीज टी टेस्ट आएंगे। ठीक है, दो अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं ये। इसमें सैम्पल सेट्स हैव अनइक्वल वेरिएंस, इसमें क्या होगा, आपका जो वेरिएंस है वो अनइक्वल आएगा। ठीक है, किसमें, सैम्पल सेट का जो, इसमें सैम्पल सेट में क्या पाया जाता है, अनइक्वल वेरिएंस पाया जाता है, मतलब कि इक्वल नहीं होगा, एक जैसा वेरिएंस दोनों का नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है पेयर टी टेस्ट। पेयर टी टेस्ट क्या है, आपका कोरिलेशनल टी टेस्ट है, इसको क्या बोलते हैं, पेयर टी टेस्ट या कोरिलेशनल टी टेस्ट भी आप इसको बोल सकते हो। ये डिपेंडेंट होता है। ठीक है, किस पे निर्भर कर रहा है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। इसमें टू ग्रुप सेट सेम और रिलेटेड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक ही ग्रुप को लेते हैं, मतलब दो ग्रुप ले रहे हैं हम, वो सेम है और रिलेटेड है, बिल्कुल दो ग्रुप, हमने एक ही लोगों के दो ग्रुप ले रखे हैं। जैसे कि मैंने अभी 100 लोग लिए, उनका आज आईक्यू चेक किया, फिर मैंने उन्हें बोला कि 2 महीने बाद आना, 2 महीने बाद फिर मैं उन्हीं 100 लोगों का आईक्यू चेक करूँगी। तो ये क्या है, दो ग्रुप जो है वो सेम है। ठीक है, दोनों अलग अलग समय पर लिया है, पर सेम ग्रुप का लिया है मैंने। ठीक है, सेम सैम्पल होता है और टाइम जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि हम क्रॉस सेक्शनल में कर रहे थे, क्रॉस सेक्शनल में हम यही तो कर रहे थे ना कि नहीं सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल में कर रहे थे हम, लॉन्गिट्यूडनल में कर रहे थे हम, लंबे समय वाली था जो था वो सैंपल हमारा सेम था और अलग अलग समय पे हम उससे कर रहे थे लॉन्गिट्यूडनल में। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, यहाँ क्या होगा, सैंपल जो है वो सेम होगा और टाइम जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, सेम ग्रुप की मीन वैल्यू को अलग अलग समय पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इक्वल वेरिएंस, हमारा क्या वेरिएंस क्या होगा यहाँ पे, इक्वल होगा, जबकि यहाँ पे अनइक्वल वेरिएंस आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी भिन्नता आ रही है वो सेम आएंगी, दोनों में इक्वल वेरिएंस होगा। सेम वन सैम्पल टी टेस्ट भी आप इसे बोल सकते हो। इसको देखो, इसको तो हम टू ग्रुप टी टेस्ट बोल रहे हैं, इसको हम वन सैम्पल टी टेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सैम्पल एक ही है, वही 50 बच्चे हैं, उन 50 बच्चों को हम आज कर रहे हैं और फिर 4 महीने बाद फिर कर रहे हैं। तो वो क्या है, हमारे पास सैम्पल तो एक ही है ना, तो वन सैम्पल टी टेस्ट एक ग्रुप के मीन को स्टडी करता है, हम एक ही ग्रुप के मीन को 2 बार स्टडी कर रहे हैं। मतलब कि मैंने आज निकाला आईक्यू टेस्ट, तो उनका मीन जो आया, ठीक है, उसके बाद मैंने उन्हें 3 महीने बाद फिर बुलाया, फिर आईक्यू टेस्ट निकाला, उसके बाद उनका मीन चेक किया। ठीक है, तो दोनों क्या है, एक ही ग्रुप के मीन अलग अलग समय पे क्या आ रहे हैं उसको हम चेक करते हैं पेयर टी टेस्ट में। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट समझ में आ गया, नॉन कोरिलेटेड है ये, और आपका अनपेयर टी टेस्ट इसको बोलते हैं, कंपेयर करते हैं मीन वैल्यू दो ग्रुप की और दो सैंपल डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से उनका कुछ खास लेना देना नहीं होता। और टू ग्रुप टी टेस्ट हम इसको बोलते हैं, इसके अंदर हमारा स्टूडेंट टी टेस्ट और वेल्सीज टी टेस्ट आते हैं। ठीक है, इसका जो वेरिएंस है वो अनइक्वल होता है। ठीक है, और पेयर टी टेस्ट में क्या है, कोरिलेशन टी टेस्ट है, ये डिपेंडेंट होता है, दो ग्रुप जो है वो सेम होते हैं, सेम सेट होते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, सेम सैंपल होगा, डिफरेंट डिफरेंट समय पे हम करेंगे। ठीक है, सेम ग्रुप की मीन वैल्यू को हम अलग अलग समय पे कंपेयर करते हैं, इसमें इक्वल वेरिएंस आएगा। ठीक है, इक्वल वेरिएंस इसलिए आएगा क्योंकि हमारा जो सैंपल है वो सेम है। ठीक है, वन सैंपल टी टेस्ट भी बोल सकते हो, एक ग्रुप की मीन को स्टडी करते हैं। ठीक है, ये आपका टी टेस्ट दो तरह के हो गए, ये आपका टी टेस्ट हो गया। ठीक है, टी टेस्ट समझ में आ गया ना। अब इसमें टी टेस्ट में एक तो तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है कि इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो अननोन होता है, इस और जो इसका पॉपुलेशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। पैरामीट्रिक टेस्ट का एग्जांपल है ये, सैंपल साइज इसमें 30 से कम होता है और वेरिएंस इसका अननोन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करनी है। दो चीज़ों को दो ग्रुप के मीन्स को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो हम किस में करेंगे, स्टूडेंट टी टेस्ट में करेंगे। ठीक है, फिर है जेड टेस्ट। जेड टेस्ट क्या है, इसमें और स्टूडेंट टी टेस्ट में क्या अंतर है, एक तो इसमें वेरिएंस जो होगा वो नोन होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें पहले से ही पता है, वो भी क्या होगा आपका, नोन होगा। ठीक है, ठीक है, वो भी नोन होगा आपका। फिर सैंपल साइज आपका क्या है, इसमें इसका अंतर क्या है, जेड टेस्ट हमारा सैंपल साइज इसमें 30 से ज़्यादा होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में रेशियो स्टडी करना है, ये भी हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा। एक वेरिएबल के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे क्या करेंगे हम, एक वेरिएबल के लिए इस्तेमाल करेंगे। दो इंडिपेंडेंट ग्रुप एक दूसरे से बहुत अलग हैं। ठीक है, तो दो ग्रुप
दो ग्रुप मीन एक दूसरे से कितने से अलग अलग होंगे, ठीक है, मतलब कि ये भी वही बात है, क्योंकि ये और टी टेस्ट आपके सेम है, दोनों ही कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बस उसमें क्या है, उसमें वेरिएंस हमें नहीं पता होता, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता होता, सैम्पल साइज आपका 30 से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें आपका बस उल्टा है ये चीज़ है। बाकी हम दोनों में ही क्या कर रहे हैं, कंपेयर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं, जैसा हम टी टेस्ट में भी कर रहे थे, ठीक है। अप्लाई रेशियो स्केल, इसमें हम क्या लगाएंगे, रेशियो स्केल लगाएंगे। यूज़ फॉर टेस्ट हाइपोथेसिस, इसको भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए करेंगे, जैसे टी टेस्ट कर देते हैं। चेक हाइपोथेसिस वैलिडिटी एंड रिपीटेबिलिटी, ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस की वैलिडिटी चेक करेंगे कि हमारी हाइपोथेसिस ठीक है या फिर नहीं है, और बार बार रिपीटेबिलिटी देखेंगे कि कई बार करने के बाद भी उसमें वही आंसर आ रहा है, कंसिस्टेंसी उसमें है या नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला है जेड टेस्ट का, जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट एन, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद आपका और इसका जो अजम्पशन है जेड टेस्ट के अजम्पशन क्या क्या होंगे, ये बिल्कुल टी टेस्ट जैसा ही है। इसमें आप देखोगे तो सब चीज़ें वही हैं, अप्लाई रेशियो, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए ये सब आपके टी वाले ही हैं, ठीक है। बस इसमें ये वाले जो थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी सभी टी वाली ही हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है। फिर आपका जो इसका अजम्पशन है, ऑल सैम्पल ऑब्जर्व्ड आर इंडिपेंडेंट, इसमें सभी सैम्पल जो हैं वो इंडिपेंडेंट है भाई, ठीक है, सब अपने अपने सैम्पल्स हैं। इसमें सैम्पल साइज आपका 30 से ज़्यादा होगा, ये भी क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मीन वैल्यूज़ की 0 होगी और वेरिएंस वैल्यूज़ की 1 होगी। हमें पहले से ही पता है कि जेड टेस्ट हम तब लगाएंगे जब हमें पहले से पता है कि वेरिएंस हमारा क्या है, 1 है, हमें पहले से पता है कि वेरिएंस हमारा 1 है, तब हम ये वाला जेड टेस्ट लगाएंगे। सैम्पल हमारा 30 से ज़्यादा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन वैल्यू हमारी 0 होगी, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन वैल्यू जो है वो हमारी 0 होगी। अभी आप वो जो अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई है उससे कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लगा स्टैंडर्ड डेविएशन हम किससे कैलकुलेट करते हैं, मीन से ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये सब इंटर रिलेटेड है, मीन वैल्यू, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सब इंटर रिलेटेड है ये, ठीक है। चेक टू पॉपुलेशन मीन्स आर डिफरेंट, ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे दो पॉपुलेशन मीन्स जो है वो कितने अलग हैं, ठीक है, कितने डिफरेंट है, जो हम टी में भी देख रहे थे, ठीक है। जेड टेस्ट से जेड स्कोर और जेड स्कोर से जेड कर्व बनता है और जेड कर्व से हमारा जेड स्कोर निकल के आता है। जैसे कि हमारा जो स्टैंडर्ड, जैसे कि हमारा टी टेस्ट में हमारा क्या बन रहा था, ये वाला हमारा टी कर्व हम उसे बोल रहे थे। तो यहाँ पे जब हम 30 से ज़्यादा है हमारा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम जेड कर्व बोलेंगे, ठीक है। जो हमारा बेल शेप कर्व बन के आ रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे आपका जेड कर्व, ठीक है। और जेड टेस्ट से जेड कर्व बनता है और जेड कर्व से जेड स्कोर निकल के आता है, ठीक है। फिर है डिफरेंस बिटवीन टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट, आपका मेन डिफरेंस यही था जो हम पढ़ चुके हैं अभी, जो हमने पढ़ा। एक तो इसमें क्या है, बेस्ड ऑन अ वन टी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल बेल शेप, ये तो टी डिस्ट्रीब्यूशन से बनेगा और सिमेट्रिकल बेल शेप बनेगा। इसमें भी सिमेट्रिकल बेल शेप बनेगा, पर किससे बनेगा, जेड डिस्ट्रीब्यूशन से बोलेगा। इसको हम 30 से ज़्यादा तो जेड में बोलेंगे। इसमें भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। वर्क ऑन वन वेरिएबल, ये एक वेरिएबल पर काम करता है, ये भी एक वेरिएबल पर काम करेगा, ठीक है। आई क्यू ही तो देख रहे हैं ना, तो वेरिएबल तो हमारे पास एक ही है पर ग्रुप अलग अलग है, ठीक है। आई क्यू ही देख रहे हैं हम, तो वेरिएबल तो एक ही है, जो भी हम एक चीज़ देख रहे हैं, आई क्यू देख सकते हो आप, मार्क्स दे सकते हो, पर ग्रुप अलग अलग है हमारे पास, ठीक है। तो वर्क तो हम एक ही वेरिएबल पे कर रहे हैं, ठीक है। अननोन वेरिएंस, इसमें इसका वेरिएंस आपका अननोन होता है, ठीक है, टी स्कोर का, जबकि इसका वेरिएंस आपको पता है यूनिवेरिएंट होता है, यानी कि 1 वेरिएंस आपका नोन होता है, ठीक है। नोन है आपका वेरिएंस 1 है इसमें, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएंट बोलते हैं, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आप इसका अननोन होता है, ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नोन होगा, मीन वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। और इसका सैंपल साइज 30 से कम होगा, इसका सैंपल साइज 30 से ज़्यादा होगा। ये आपका जेड और टी टेस्ट हो गए, ठीक है। दोनों ही किसके लिए है, एक ही वेरिएबल को अलग अलग ग्रुप में जब हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि मानो आपको कोई आंसर क्वेश्चन ये आया है कि आपको अपनी क्लास के जितने भी 2 ग्रुप हैं, 2 सेक्शन हैं आपके कॉलेज में, ठीक है, होम साइंस का सेक्शन ए और सेक्शन बी, आपको ये देखना है ए और बी में से कौन सा बेस्ट सेक्शन है मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोनों के मार्क्स को ऐड करोगे, जितने बच्चे हैं उनसे डिवाइड करके उसमें से मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू निकाल लोगे, फिर उसे आपस में उनका डिफरेंस निकाल लोगे, आपको पता चल जाएगा कितना अंतर इसमें आ रहा है दोनों ग्रुप में, ठीक है। अगर उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं आ रहा, दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो उनका टी स्कोर और जेड स्कोर क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। टी स्कोर हम तब करेंगे जब हमारे पास 30 से कम बच्चे हैं, जेड स्कोर हम तब करेंगे जब हमारे पास 30 से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो अगर 2 सेक्शन आप देख रहे हो तो आपके लिए जेड आएगा, ठीक है। तो आपको निकल के आ जाएगा, जितना कम अंतर होगा उतना कम आपका जेड स्कोर आएगा, जितना ज़्यादा जेड स्कोर आता जाएगा इसका मतलब ये है दोनों सेक्शन में बहुत अंतर है, एक सेक्शन में इंटेलिजेंट बच्चे हैं और एक सेक्शन में बुद्धू बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इस तरीके से टी टेस्ट और जेड टेस्ट को निकालेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा एफ टेस्ट, ठीक है। एफ टेस्ट क्या है, अब
टेस्ट, ठीक है। एफ टेस्ट हमारा किसने दिया था? एफ आर फिशर ने दिया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एफ टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये टेस्ट किसने दिया था? एफ आर फिशर ने दिया था। ये भी क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन है उससे कर रहा है, हम एक दूसरे को इफेक्ट वो नहीं कर रहे हैं, दोनों डेटा हमारे अलग अलग हैं, ठीक है। चेक क्वालिटी ऑफ वेरियंस इन 2 सैम्पल्स, मतलब जो 2 सैम्पल्स आपके पास आए हैं उसमें कैसी क्वालिटी है, ठीक है। ये हम किसके थ्रू चेक करते हैं? हम करते हैं एफ टेस्ट के थ्रू, ठीक है। इसमें भी क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन है। रैंडम सैंपल मेथड इसमें यूज़ कर रहे हैं हम। कंपेयर टू सैंपल वेरिएंस, डिफरेंस बिटवीन सैंपल वेरिएंस, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? जैसे पहले वाले में हम मीन देख रहे थे, इसमें हम 2 सैंपल वेरिएंस को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। 2 सैंपल वेरिएंस को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। दोनों सैंपल के वेरिएंस इक्वल हैं या फिर नहीं है, मतलब जो हमारे पास 2 सैंपल हैं इनके जो वेरिएंस आ रहे हैं क्या वो इक्वल हैं या फिर नहीं है, ठीक है। या तो इक्वल होंगे वो या फिर अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हम किससे देखेंगे? ये हम एफ टेस्ट से देखेंगे कि दोनों के जो वेरिएंस है कितना वो वेरी कर रहा है, वो इक्वल है या फिर नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग, इसमें हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है? हमारा स्टैट्स का ही एक टर्म है, अब ये स्टैट्स वाली वीडियो आप देख लेना, उसमें कराया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं? इसमें हम रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। इसको हम नॉर्मली मेडिकल फील्ड या फिजिकल साइंस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मेडिकल फील्ड या फिर हम फिजिकल साइंस में यूज़ हम इसी वाले मेथड को करते हैं। जैसे कि एक्सपेरिमेंट ग्रुप एंड ट्रीटमेंट ग्रुप के रिजल्ट का डिफरेंस, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ग्रुप है, ये हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ी थी ना, उसमें 2 ग्रुप थे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, एक हमारा ट्रीटमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक ही ग्रुप, ये तो एक ही है मेन, ठीक है, के रिजल्ट का डिफरेंस। नए वेरिएबल को ऐड या पुराने वेरिएबल को रिमूव करने पे डिफरेंस, ठीक है, ये हम देख रहे हैं। जैसे कि मान लो आपका एक्सपेरिमेंट और ये एक्सपेरिमेंट ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप आपका एक ही है ये, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा? कंट्रोल ग्रुप। 2 ग्रुप होते हैं ना, एक तो एक्सपेरिमेंट ग्रुप या ट्रीटमेंट ग्रुप और दूसरा कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो कंट्रोल ग्रुप हमारा वो है जिसे हम वो नहीं दे रहे हैं मेडिसिन, और जो दूसरा ग्रुप है जिसे हम मेडिसिन दे रहे हैं वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या ट्रीटमेंट ग्रुप के रिजल्ट का डिफरेंस हम देखेंगे वेरिएबल को ऐड या पुराने वेरिएबल को रिमूव करने में। मतलब कि हम ये देख सकते हैं कि एक ग्रुप है जिसे या तो हम नई दवाई दोबारा से हम उसे नई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, 1 महीना हमने उसे वो मेडिसिन खिलाई, फिर उसकी बॉडी पे हमने इफेक्ट देखा, या फिर जो मेडिसिन चल रही थी उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। या तो आप कोई वेरिएबल आप ऐड कर रहे हो और फिर 1 महीने बाद आपने देखा कि रिमूव करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं मेडिकल में और फिजिकल साइंसेज में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप के रिजल्ट का डिफरेंस, हम नए वेरिएबल को ऐड या पुराने वेरिएबल को रिमूव करके उनके बीच में क्या डिफरेंस आया है, ठीक है। मेडिसिन खा करके आपका पुराना 1 महीने बाद हम देखेंगे कि कितना उनका हीमोग्लोबिन बढ़ा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप में हम इस तरीके से इसको देखते हैं। एफ टेस्ट के अंदर एनोवा हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। एनोवा का मतलब क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का पता चलता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी डन टेल और कैन बी 1 टेल और 2 टेल, ठीक है। इसमें जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो 1 टेल और 2 टेल हो सकती है, यानी कि एक साइड हो सकती है, 2 साइड हो सकती है, और इसमें कोई मेजरमेंट एरर्स नहीं होते हैं। जनरली इसमें कोई मेजरमेंट एरर्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसमें तुम्हें वेरिएंस पता ही है कि वेरिएंस क्या होता है? हमारा डिफरेंस होता है बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, उसका क्या अंतर आया है, ठीक है। इसको हम वेरिएंस बोलते हैं। तो अगर आप देखो तो आपका जो एफ वैल्यू में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वेरिएंस ऑफ फर्स्ट डेटा सेट अपॉन वेरिएंस ऑफ सेकेंड डेटा सेट, ठीक है। मतलब पहला आपने एफ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपका जो पहला डेटा सेट है उसका वेरिएंस आप निकालोगे, अपॉन करके जो दूसरा डेटा सेट है उसका वेरिएंस आप निकालोगे। मतलब कि मान लो एक ग्रुप ऐसा है जिसको इस समय हम ऐड कर रखे हैं मेडिसिन, दूसरा ग्रुप ऐसा है उसको हमने रिमूव कर रखी है मेडिसिन, तो पहले सेट को अपॉन दूसरे सेट को, ठीक है। तो आपका ये निकल करके हमारा वेरिएंस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका एफ टेस्ट है, ठीक है। एफ टेस्ट समझ में आ गया ना? तो एफ टेस्ट में हम क्या निकालते हैं? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस निकालते हैं, यानी कि वेरिएंस एनोवा जिसे हम बोलते हैं उसको निकालते हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की फुल फॉर्म आती है, एनोवा की फुल फॉर्म कई बार आती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मतलब आपको क्या करना है? वेरिएंस को एनालिसिस करना है कि हमारा जो डेटा है वो कितना वेरी कर रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, जो हमने एक्सपेक्ट की थी और जो हमें मिली है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू आई है और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसमें कितना डेटा हमारा वेरी कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरा है आपका काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट क्या है? ये अभी तक हमारे जो तीनों टेस्ट थे वो किसके थे? वो पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल थे, ठीक है। लेकिन ये किस में है? ये आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है हमारा
काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, इसे हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा जो डेटा है वो नॉन पैरामीट्रिक होगा, ठीक है, यानी कि स्क्यूड डेटा होगा, या तो राइट हैंड पे या फिर लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्क्यूड डेटा जब होगा हमारा तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो काई स्क्वायर टेस्ट हमारा क्या है, नॉन पैरामीट्रिक का एग्जांपल है। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें भी हम क्या देखते हैं, इंडिपेंडेंस, दो अलग अलग चीज़ों का टेस्ट हम देखते हैं। डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। हम इसमें क्या देखेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल है, एक तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है। मेडिसिन खाई तो कितना आपका हीमोग्लोबिन बढ़ा, तो मेडिसिन और हीमोग्लोबिन क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मेडिसिन क्या होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी, हीमोग्लोबिन क्या हो गया, वो डिपेंडेंट हो गया। अब हम ये देखेंगे कि जो मेडिसिन है और जो हीमोग्लोबिन है वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या फिर नहीं है, ये हम देखेंगे काई स्क्वायर में, ठीक है। कैटेगरियल वेरिएबल हम इसमें देखते हैं, जैसे सेक्स, जेंडर और एक्सेट्रा लिमिटेड वैल्यू के बीच डिफरेंस क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है या इंटर रिलेटेड है, मतलब ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि एक दूसरे से रिलेटेड है या फिर नहीं है, एक दूसरे से संबंधित। गुडनेस ऑफ फिटेस्ट हम इसमें देखते हैं, रेग्रेशन ऑफ एनालिसिस हम इसे बोलते हैं। गुडनेस ऑफ फिटेस्ट का मतलब ये है कि जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो वो कितनी अच्छी है, ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कितनी मैच कर रही है, ठीक है, ये हम इसमें देखेंगे। मतलब मैंने क्या सोचा था कि ये जो मेडिसिन है इसे खा के मेरा हीमोग्लोबिन तकरीबन 14 पहुंच जाना चाहिए, लेकिन क्या जब मेरा 1 महीने मैंने खाई तो मेरा 14 पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा, तो वो हम किससे देखेंगे, वो हम काई स्क्वायर से देखेंगे, ठीक है। तो हम ये बताएंगे कि हाँ वो ऑब्जर्व वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से कितना मैच कर रही है, ठीक है। ये किससे हम देखेंगे, ये काई स्क्वायर में देखेंगे कितना मैच कर रही है वो, ठीक है। कॉन्फिडेंस मेजर जो तरीका लगाया है वो कितना अच्छा काम कर रहा है, मैंने जो मेथड लगाया है वो कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अगर ज़्यादा बढ़िया मैच करेंगे तो उसका कितना आएगा, काई स्क्वायर टेस्ट अच्छा, रेंज अच्छी आएगी, और नहीं तो आपकी रेंज जो है वो अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो है काई स्क्वायर, फिर है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें आप ये देखो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी होगी, जैसे कि मैंने 14 का सोचा था, मैंने 14 आया है, मैंने सोचा 16 का था, तो ये क्या बनेगा 16, इस तरीके से आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका निकल के आएगा। तो इसमें काई स्क्वायर में क्या करते हैं, जो भी हमारा गुडनेस ऑफ फिटनेस है कि ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कितनी मैच कर रही है, ठीक है। जो भी ऑब्जर्व वैल्यू है, जो मैंने सोची है वैल्यू, और जो मैंने सोची थी और जो आई है वैल्यू, वो आपकी कितनी मैच कर रही है, ठीक है। वो हम किससे देखते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट से देखते हैं, यानी कि इसमें हम क्या लगा लेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस हम इसके अंदर निकालते हैं। गुडनेस ऑफ फिटेस्ट हम इसके अंदर निकालते हैं कि जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो कितनी अच्छी है, ठीक है, वो मेडिसिन कितनी अच्छी है। अगर मेरा हीमोग्लोबिन आ गया 16 तो इसका मतलब अच्छी है मेडिसिन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें निकालते हैं आपका काई स्क्वायर टेस्ट में। काई स्क्वायर टेस्ट तभी लगाया जाता है जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाइनरी में डिपेंडेंट हो, येस और नो फॉर्मेट। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता नहीं चलती, इसमें ये नहीं बताता कि कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब आपने कितना वेरी आप उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम दे सकते हो। कैटेगरी वेरिएबल आपस में इंटरडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट, यही बताता है। बस आपको ये बता लेगा कि दो चीज़ें आपस में कितनी डिपेंडेंट है या फिर नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं बता लेगी कि कितनी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पता चलेगा, सिर्फ ये पता चलेगा कि आपकी दो चीज़ें जो हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है या नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या नहीं, एक दूसरे को इफेक्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसमें आप कब लगाओगे काई स्क्वायर टेस्ट, तभी लगा सकते हो जब दो इंडिविजुअल वेरिएबल जो है बाइनरी में इंडिपेंडेंट हो, यस और नो फॉर्मेट में हो, ठीक है, दो ही चीज़ें हो और दो हाँ या ना हो, ठीक है, इस तरीके की दो ही अगर आपके पास ऑप्शन है तब आप ये वाला काई स्क्वायर लगा सकते हो। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता नहीं चलती, कैटेगरियल वेरिएबल आपस में इंटरडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, यही पता चलता है कि दोनों चीज़ें जो हैं वो आपकी इंटरडिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है, बस यही हमारा इसमें पता चलता है। तो ये थे आज के स्टैटिस्टिकल टेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे आज के सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट। इसके अलावा मैं फिर से कह रही हूँ, जो वीडियो मैंने बनाई है उसको ज़रूर देख लेना, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी उससे आपको मीन मीडियन मोड वाले एनालिसिस ये सब समझ में आ जाएंगे। तो अब स्टैटिस्टिकल वाला लगभग ख़त्म हो गया, अगर कुछ और मुझे मिलेगा तो मैं लास्ट की वीडियोज़ में इंक्लूड करती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।